ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के, जो कमेटी बनती है उसको लेकर के मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि उसमें हम चीफ जस्टिस को रखें या जुडिशरी के किसी नुमाइंदे को रखें। इस पर हम लोग सर कमेंट बात करते हैं। मैं जरा नीट वाली खबर भी बता दूं, उस पर आप एक साथ रिएक्ट कर दीजिएगा। नीट का मामला जो है गंभीर से बहुत गंभीर की श्रेणी में जा चुका है ऑलरेडी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब हैरानी, गुस्सा, शर्मिंदगी, क्या कहें, वो जो फीलिंग आती है। पेपर लीक करने से लेकर पैसे कलेक्ट करने तक का पूरा ट्रेल बना हुआ था। पेपर सेटिंग कमेटी से कनेक्ट, लेक्चरर से लेकर ब्यूटिशियंस तक, ये पूरी चेन थी। मतलब सोचें, जो लोग एक्सपर्ट्स के तौर पर पेपर बनाते हैं, पेपर डिजाइन करने वाले लोग, वो पकड़े जा रहे हैं। कुलकर्णी पकड़े गए जी, महाराष्ट्र से कई लोग पकड़े गए हैं इसके अंदर। और इनके बीच में बिचौलिए छात्रों का नेटवर्क, छात्र बिचौलिए बने हुए हैं, जो खुद एग्जाम देते हैं वो बिचौलिए बने हुए हैं। लाखों रुपए के कलेक्शंस हुए हैं। स्पेशल क्लासेस अरेंज उन लोगों ने कराई जिनके पास पेपर आ गया था, और उन्होंने अपने घर पर या किसी और के घर पर कोचिंग क्लासेस रखी और बता करके रखी कि ये आएगा सवाल, और उनसे लाखों रुपए लिए। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें 2-3 प्रोफेसर्स पकड़े जा चुके हैं, लेक्चरर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, 3 मोटे मोटे ऐसे प्लेयर हैं जो माना जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड हो सकते हैं। हालांकि इनके पास भी पेपर कहां से आया इसकी भी जांच हो रही है, लेकिन ये पेपर को बांटने वाले लोगों में से हैं, जिन्होंने पेपर को सब सर्कुलेट करवाया। वहां तक तो सीबीआई की जांच जो है वो पहुंच चुकी है, और इसी को नकल माफिया कहा जा रहा है, एग्जाम माफिया कहा जा रहा है। सीबीआई ने अब तक इसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में कई लोग पकड़े गए हैं। राजस्थान से एक ही परिवार के 3 लोग इस रैकेट को आगे बढ़ा रहे थे। बिचौलियों की एक पूरी टोली एक्टिव थी, जो अलग अलग स्टेट्स में पेपर लीक माफिया से जुड़ी हुई थी। नीट पेपर लीक की कड़ियों को सुलझा रही सीबीआई को अब कई अहम सुराग मिले हैं। पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़ी थी मनीषा मंधारे। इन्होंने पुणे में अपने घर पर स्पेशल क्लास चलाई। अच्छा, ये जूलॉजी की या किसी की या बॉटनी की प्रोफेसर थी, और सवाल बता रही थी जूलॉजी के। बॉटनी की प्रोफेसर, एक ब्यूटिशियन है मनीषा वाघमारे। इन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, किसके कहने पर? ये पहले स्टूडेंट रही थी एक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की, और ये लंबे वक्त तक नीट के पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट पैनल में थे। इनके पास सवाल आ गए थे, केमिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर हैं ये, और इन्होंने मनीषा वाघमारे से कहा कि तुम लड़कों को इकट्ठा करो, बच्चों को इकट्ठा करो, और फिर उनसे पैसे वैसे लेना। और उनके बाद उनके बीच में फिर ये सवाल उन्होंने बताए, जवाब के साथ ऑब्वियसली। अप्रैल के लास्ट वीक में छात्रों को अपने घर पर मनीषा ने क्वेश्चन पेपर्स रटवाए। 45 लाख रुपए तक में पेपर बेचा गया। किस तरीके से रकम कैसे बांटी जाएगी उसकी भी पूरी एक चेन तैयार कर ली गई थी। अब यह मामला बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि ये बड़े सीनियर किस्म के लोग हैं, कोई क्रिमिनल लोग नहीं है। इसमें महिलाएं भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, मतलब जो पेपर बना रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। चौकीदारी चोर बन गए, मतलब वही बात है। अब इसमें एक जांच में एक चीज सामने आना बाकी है। एक ये जो मेन कैरेक्टर है ना, प्रोफेसर ये कुलकर्णी जी को कहां से मिले सवाल, ये बात मेन है। तो अब शक ये है कि ऑब्वियसली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में कोई आदमी है जो इनको पहले से जानता था, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे। ये भी तो रह चुके हैं, इस बार नहीं थे सर, पहले रह चुके हैं। सो ये चूंकि ये एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर रह चुके थे, ये एनटीए में किसी को जानते हैं। एनटीए में किसी ने इनको पेपर दिया है, सिंपल। जो पहले हमको लग रहा था ना प्रेस से लीक हो गया होगा कहीं किसी के, वैसे ना, ये एनटीए से ही लीक हुआ है, अब यही लग रहा है। तो ये सोचिए, अब ये बहुत गंभीर बात हो गई है। और राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। सुनते हैं राहुल गांधी की बात। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए, और जो गिल्टी लोग हैं
उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। अब राहुल गांधी जी का भी प्रॉब्लम ये है ना, अभी ये इतना बड़ा मामला है, आप इस पे रहो, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो, आप मांगो, लेकिन फोकस्ड रहो ना, ये लीक पे रहो। अब आप पहुंच गए कि वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी होती है तो आरएसएस का इकोसिस्टम बना हुआ है, अरे वो बाद में कर लेना, जनरल इश्यूज अभी ये फार्म उसको जनरलाइज मत करो, ये बड़ा अहम मुद्दा है। 4 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है भाई, बहुत गंभीर सोचिए आप, 4 परिवार खत्म हो गए, उनको उस पे ही रहना चाहिए। और ये गए एक परिवार से मिले भी थे, वो इनका काम अच्छा किया इन्होंने, लेकिन सर प्रोफेसर ये काम करेंगे, एनटीए के अंदर से पेपर निकलेगा। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पहले राहुल गांधी की बात कर लें, जो वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है, आपने भी सीरियसली ले लिया? नहीं, ले लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। दर्शक सीरियसली ले लेगा, यदि हम लोग नहीं बात करेंगे तो दर्शक सीरियसली ले लेगा। देखिए, 10 साल का आपका प्रोफेसर का होना आवश्यक है, न्यूनतम योग्यता में से, और सभी जगह से एडवर्टाइज करवा करके और उनमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, उसके बाद किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना योग्यता, बिना ये सब के वही किया जाता है, कह रहे हैं एफिलिएशन जरूरी है। नहीं, दूसरी बात देखिए, तो वो जब अपॉइंट कर रहे थे जेएनयू में, तो अफिलिएशन जरूरी नहीं था। सारे इस्लामिस्ट और सारे वामपंथियों को उठा करके जेएनयू में, जरा पढ़िए ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपा है जेएनयू कैसे वो बना बात था। सच है तो क्या ये सच है कि आज आरएसएस वाले भर्ती हो रहे हैं? देखिए, हम थोड़ा सा एक एक करके बात एनीवे मेरा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, मैं तो नीट पे आना चाहता हूं। दूसरा, अब उसमें शिक्षा मंत्री को उन्होंने घिसट लिया है। अरे भाई, प्रॉब्लम एनटीए के साथ है। मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं कि एनटीए के अंदर कोई ना कोई मिला हुआ है, रॉट एनटीए के अंदर है। वो क्लर्क लेवल से होकर के ऑफिसर्स लेवल तक हो सकता है, मिडिल टॉप लेवल इन सब चीजों में इन्वॉल्व सामान्यता नहीं होता है, लेकिन टॉप लेवल की जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है क्योंकि वो उसकी सब पर नजर रहनी चाहिए। सिस्टम ऐसा, मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए कि कोई इस ढंग से लीक प्रूफ रहे हमेशा। तो सब माफिया है, ये सब कोई अच्छी तरीके से जानता है, और आज पेपर लीक हो जा रहा है, ये तो जिसे हम कहते हैं ना कई बार, ये तो शाश्वत होते रहा है। मेरा कहना सही है, जब आज सारे अखबारों में हर जगह ये खबर छप चुकी है, हम भी बात कर रहे हैं कि ये प्रोफेसर थे, ये 2 प्रोफेसर, एक पुरुष प्रोफेसर, एक महिला प्रोफेसर, ये मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। सर मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर ये खबर छपी हुई है तो ये खबर कल की है, बिल्कुल, कल से ये लोग हिरासत में है, बिल्कुल, और ये क्रिमिनल नहीं है, तो ये नहीं, कैसे क्रिमिनल नहीं सुनिए तो मैं एक दूसरी बात, क्रिमिनल मतलब बैकग्राउंड नहीं है, हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं। कितना मुश्किल है इनसे पता लगाना कि तुमको किसने सवाल दिए थे। वो तो एक ही बार में उसमें, ये तो अब तक आ जाना चाहिए था सामने। सर, ऐसा है कि हमें नहीं पता है, और सीबीआई लीक नहीं कर रही होगी, अब वो सीबीआई को उनको जानकारी हो गई होगी, और आपको एक ऐसे नहीं मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे, ऐसे 2 दर्जन आपको प्रोफेसर और विद्यार्थी, उन्होंने जो शिक्षा मंत्री पर जो वो मांग कर और रहे हैं, एक बात उस पर कोर्ट पर जरूर मैं अभी आ जाता हूं सर, वो कोर्ट वाले मामले पर आ जाएंगे। ठीक, बोलिए। ये जब बात हो रही है कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई एनटीए का जो हेड है, टॉप लेवल को नजर रखनी चाहिए, तो उनके ऊपर टॉप पर कौन बैठा हुआ है? एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं। फिर जब रेल दुर्घटना में रेल मंत्री इस्तीफा देता है या रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, कितने रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? मांगते तो है ना, कितने रेल मंत्री मांगी तो रहे हैं, अभी दिया नहीं, कितने रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है सर? नहीं सर, ये बहस की बात नहीं ना, लेकिन मैं तो खैर वैसे भी, मैं तो उनसे थोड़ा सा राहुल जी से असहमत होते हुए भी बात कर रहा हूँ कि मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि जो मंत्री मंत्रालय नहीं जाता उसको मैं जिम्मेदार नहीं मानता। जिनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है उनके मंत्रालय में, यदि उनको पता होता तो ये काम इतनी 3 तारीख से, आज तो 18 तारीख पर हम आ गए, 17 तारीख पर आ गए, क्या भूमिका है उनकी? इसलिए मैं उनको इस लेवल पर भी नहीं मानता कि जांच तो एजेंसी करेगी, उनको देखना चाहिए था ना, क्या उनको पता 3 तारीख को ये, और सर 4 बच्चों की बिल्कुल सही वो हो गई है, ये बहुत गंभीर मसला, इसको पॉलिटिकल मसले की तरह, और इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े इशू को जनरलाइज करके कि आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, वो सब वो अलग इशू है, उस पर कभी फिर से बात हो सकती है, लेकिन इस गंभीर इशू पर सरकार बहुत गंभीर तरीके से काम नहीं कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो बहुत ही गैर गंभीर तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा, चलें, ठीक है। अब आप इस पर बात करना चाहते हैं या जो हम बात कर रहे थे चुनाव आयुक्तों वाली? एक तो ये कि त्यागपत्र नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेता अपनी जिम्मेदारी लेना ही बंद कर दें। ये मैं फिर कह रहा हूं
ये सब जानते हैं कोई धर्मेंद्र प्रधान पे पेपर लीक करेंगे नहीं, कोई भी मंत्री क्यों चाहेगा ये करने का, ये हम में से कोई नहीं मानता। लेकिन कहीं न कहीं जाके तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जब आप उसको सामाजिक समस्या कहते हैं तो संकट है। लेकिन एक बस बता दूं, क्योंकि जिस दिन ये पेपर लीक हुआ उसी दिन हमारे एक मित्र हैं यूपीएससी की पेपर सेटिंग टीम में थे, उन्होंने जो बताया वो उसको जरा देश को देखना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को विशेष करके। उन्होंने कहा अगर पेपर सेटिंग करने वाले लोग किसी शहर में जाएं और कहें कि हम फलाना सर्विस कमीशन का या फलाना मेडिकल का पेपर सेट करने के बाद बाजार घूम रहे हैं, तो ये क्या है? ये अपने आप में ये उन दलालों को खुला संदेश है। ऐसा क्यों हुआ? मैं समझा नहीं बात आपकी। मतलब मैं पेपर सेटिंग करने आया, दिल्ली आऊं यूपीएससी का, और उसके बाद मैं सीपी घूमते हुए लिखूं कि यूपीएससी का पेपर सेट करने के बाद ये किसने किया था? नहीं, मैं तो बता रहा हूं ऐसे उदाहरण, हमें किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। ओके, सोशल मीडिया मतलब प्लेटफॉर्म आप लोगों आप बता रहे हो दुनिया को कि मैं बता रहा मेरे हूं, पास पेपर है। मैं बता रहा हूं कि आप लोग, आपने भी सवाल पूछा था किसने पेपर दिया होगा, कैसे हुआ होगा। तो अगर ये पता चल जाए फलाना जी पेपर सेट करते हैं और धमाका जी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो हो गया तैयार, यही तो करना है। सौरभ बात जो कह रहे हैं ना, वही बात मूल है। इतने हल्के लोग पेपर सेटिंग के लिए आजकल बुलाए जा रहे हैं एनटीए में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अकेडमिशियन होकर नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखा कि पता नहीं किन जोकरों को बुलाया जाता है। मैंने ये सोशल मीडिया समीर जी इस ये विषय और वो दूसरा जो आगे बढ़िए सर, उस पर बढ़े, उस पर आपको कुछ बोलना है? नहीं आगे बढ़िए। नहीं, उसी पर समीर जी ने तो बड़ी गंभीर मुझे बात बस कही एक कि टिप्पणी चौकीदारी इस पे जब आगे चोर हो जाए, मुझे तो सिर्फ क्या एक किया ही जा टिप्पणी सकता उस पर करनी थी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी चीज सुनने का अधिकार है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जो जज सुन रहे थे, उन्होंने यहां तक कहा कि भाई हम बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कमेटी की सुनवाई जो चल रही है। प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद का सदस्य हो जाते हैं, 2:1 का हो जाता है। ठीक है, तो संविधान ने तो ऐसी व्यवस्था दी नहीं थी। संविधान में तो एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहा था, जुडिशियरी का कोई कहीं पर लेना देना नहीं है उससे अपॉइंटमेंट में। ऐसी स्थिति में क्या जुडिशियरी को इंटरवीन करने की जरूरत थी? क्योंकि आपके पास PIL आ जा रहा है, वो मामला गया तो उन्होंने। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये अपने जुरिस्डिक्शन को लांघने का मामला है, एक। दूसरा, ये वैसे ही लांघने का मामला है जैसे कलेजियम सिस्टम की व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमजोर विधायिका के कारण उस चीज को आप क्या कह रहे हैं? जब सरकार ने कानून बना दिया था नियुक्ति की कमेटी का, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए? नहीं सुने, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी ऑब्जर्वेशन नहीं दे। आप निर्णय लीजिए ना, आप रोज ऑब्जर्वेशन इस प्रकार का क्यों कर रहे हैं? चलें, ठीक है सर। देखिए, इसको बहुत गंभीर मसला सर ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। एक तो ये बार बार ये बात कहना, इसका मतलब हम संवैधानिक व्यवस्था को ही नहीं समझते कि जो संविधान में नहीं है वो आज, अरे संविधान में तो 120 बार बदल दिया हमने, जो संविधान में नहीं था वही तो बदलने की व्यवस्था संविधान में दी गई है। इसलिए ये तर्क देना कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये हुआ था तब तो नहीं रखा गया था, ऐसा नहीं है ना। आज बदल दिया गया है क्या? अब उसके बाद नई व्यवस्था बन गई, सरकार ने कानून बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो सरकार का जो कानून है उसके पास, उसको रिव्यू करने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया, आप फैक्ट्स को सेलेक्टिव तरीके से मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई दो लोग एक पक्ष के होंगे तो क्या मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा, ये बात। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि जुडिशरी का कोई आदमी हो, लेकिन एक कमेटी बैलेंसिंग होनी चाहिए। ये भी anyway, सर बात तो क्या है सर, आज तक तो 70 साल तक यही था ना, ये तो कमेटी नहीं थी, तो इंप्रूव नहीं करना है। न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट के लिए बैलेंस क्यों नहीं कर लेते हैं? सौरभ जी, ये बातें आर्गुमेंट पे एक चीज, ये इंप्रूवमेंट होके ही हुआ है कि एलओपी की राय उसमें शामिल की गई, नहीं तो एलओपी की राय तो ये भी नहीं होती थी। अब वो कह रहे हैं और इंप्रूव कीजिए, बैलेंस और इंप्रूव हो सकता है, लेकिन कैसे ये तय होगा कि सीजीआई या चौथा आदमी रख के भी वो न्यूट्रल हो जाएगा या वो पक्षपात नहीं करेगा? रख ले सीजीआई, चार लोगों की कमेटी बना ले, और उसके बाद फिर स्टेलमेंट हो जाएगा तो कोई क्या करेगा? चलिए 4 कर लिया, 2-2 हो गए, तब तो क्या सारी संस्थाओं की नियुक्ति रोक देंगे? चलिए ठीक है सर, अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये सामान्य मसला नहीं है। उस मामले की तरह ये बहस भी अंतहीन है। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन गंभीर संस्था है सर, बिल्कुल उसको है ना, आप सब सामान्य सर, मैं कह रहा हूं, मैं सामान्य तौर पर नहीं, हम कह रहे हैं कि जब गलत है कि संविधान में व्यवस्था नहीं थी इसलिए अब ऐसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जब एक सरकारी ऑर्डर से नियुक्ति हो जाया करती थी, जजों की नियुक्ति क्या सामान्य जब एक सरकारी ऑर्डर से नियुक्ति हो जाया करती थी मुख्य चुनाव आयुक्त की, और ऐसे ही होती आई, तो तब क्यों देश में किसी को चिंता नहीं हुई कि भाई ये फेयर नहीं है? ये गलत कह रहे हैं, उसी चिंता की वजह से तो ये यहाँ तक इसको 80 साल लग गए। जो भी जब लोग कर रहे हैं चिंता, और जब अपॉइंटमेंट हुए थे तब भी बहुत विरोध हुआ, आपको पता नहीं है?
आप हिस्ट्री देखिए। मैं कह रहा हूं ये मामला कोर्ट में कब गया, ये कमेटी बनने का फैसला तो अभी हुआ है। कमेटी बनना नहीं, जब सर, आप सोचिए जब एक समिति पहले कैसे अपॉइंट होते थे मेरी बात इलेक्शन सुनिए। कमिश्नर। चलिए अब इस बहस को करते हैं पूरा, चलिए। नहीं इसी बहस को कर लेना पूरे चाहिए। देश को पता है कि कैसे इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होते थे, पहले कैसे जज अपॉइंट हो जाते थे डायरेक्ट, को किस तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल उनके खिलाफ जजमेंट आया तो कैसे सुपरसीड करके चौथे नंबर के जज को जिसका सीजीआई बना दिया था, उसके खिलाफ 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया था। किस तरीके से मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मतलब बंधक बना लिया गया था एक प्रकार से। तमाम तरह के इस्लाम का तमाम एग्जाम्पल तरीके है, से इसके बहुत उदाहरण सबसे लगातार रहे और बड़ा मुझे लग रहा है कि इस्लाम वो व्यवस्था इतनी लचर जो व्यवस्था कांग्रेस थी, का आज जो जो कांग्रेस व्यवस्था पार्टी बनाई का है, सदस्य है, मुझे उसको लगता है, जज बना और लिया अगर जाता। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, लेकिन भाई सरकार आएगी तो सरकार के पास तो बहुमत रहेगा ना। सरकार के विपक्ष का बहुमत बनाएगी कि भाई एलओपी को भी इसके अंदर ले लो, राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता उसको भी ले लो और प्रधानमंत्री रहेगा। चलिए सरकार तो व्यवस्था समीर जी, बंगाल पे खबरें उसके लोग दूसरे लोग उसके अंदर। ये सब अच्छा लगता अगर ये लोग अपनी चुनाव की हताशा को संस्थाओं के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह न लगाते। अगर ये कहते कि हमें रिफॉर्म करना है तो शायद ये बात गंभीर हो जाती। आप कहते कि भाई ठीक है, हम चाहे जो फैसले आए ये फैसले ठीक हो रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं को डिमीन करना चाहते हैं, तब ये मांग गंभीर एक संदेह के घेरे। बंगाल से कुछ खबरें आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने के बाद से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। ये वो कहां डायमंड हार्बर में गए थे, ये अभिषेक बनर्जी के इलाके में, वहां पर देखिए क्या रैली थी, वहां पर क्या रोड शो जैसा हुआ। ममता के फैसले भी बदले जा रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर पहुंचे और यहां की एक असेंबली सीट फाल्टा पर 21 मई को दोबारा मतदान होना है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के सिंबल पर ईवीएम पर टेप लगी पाई गई थी, सीसीटीवी बंद हो गए थे, कई लोग उस इंक्लोजर में जा रहे थे जहां पर ईवीएम रखी हुई थी। ये सब बातें इलेक्शन कमीशन ने देखी और लोगों ने आकर के बाहर निकल के शिकायत की मीडिया के सामने कि यहाँ हमको मारा पीटा गया वोट के बाद, कि कहा गया तुमने बीजेपी को वोट दिया है, तो उनको डराया धमकाया जा रहा था। तो अब यहाँ पर उसमें आपको याद होगा एक व्यक्ति, एक बैड कैरेक्टर व्यक्ति, हालांकि वो उम्मीदवार था इनका टीएमसी का, जहांगीर खान ने कहा, जब वो एक आईपीएस अफसर अजयपाल शर्मा वहां गए थे और धमकाया था उसके आदमियों को कि गुंडागर्दी करने की कोशिश की और अगर किसी को डराया धमकाया तो ठीक कर देंगे, इलाज कर देंगे, तो लोगों ने कहा तो सिंघम बन रहा है। तो ये हैं वो, इन्होंने जहांगीर खान ने कहा अगर ये सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, तो मैं झुकूंगा नहीं। तो अब पुष्पा वाली बात पकड़ ली शुभेंदु अधिकारी ने, उन्होंने कहा कि कहां है ये सो कॉल्ड पुष्पा, ये वो जहांगीर खान जिसने फाल्टा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर यूपी का अफसर सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। तो उनको वो भी ढूंढ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भी ढूंढ रहे हैं, किस अंदाज में उनको ललकारा है, जरा देखिए। পুষ্পা নাকি নাম, ডাকাতটা কোথায়, ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, যত অভিযোগ করেছে সাধারণ নির্বাচনের সময় সবগুলোর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা হবে। तो फाल्टा में होना है उपचुनाव, और इसी ये क्योंकि आता है डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उन्होंने कहा था कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे बीजेपी वालों को ये मेरा डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त करने में। अब वहां सर क्या हो रहा है, फाल्टा की रिपोर्ट क्या है सर? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जब वहाँ पर लोगों के जो बयान आए थे कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उनके वोट कोई और डाल के जा रहा है, उनको मारने पीटने की धमकी दी जा रही है, और अब जब वहाँ पर जब चुनाव आयोग को लगा कि जिस तरीके से भाई ईवीएम के ऊपर टेप लगे हुए थे, जिस तरीके से धमकी दी गई और 21 तारीख को फिर से मतदान का दिन तय किया है, लेकिन अब तो बाकी बंगाल का चुनाव परिणाम आ ही चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है, मॉडल टूटेगा, 100% टूटेगा। और अब जनता को देखे ना कि शुभेंदु की रैली में किस तरीके से लोग वहां पर आए, लोग किस तरीके जाके कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं फाल्टा के अंदर। मतदान के पहले वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है, क्योंकि अब राष्ट्रवादी सरकार वहां पर बनी है। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत अच्छे से जीतेगी और शुभेंदु अधिकारी करेगी 1 लाख से जीतना है। मुझे लग रहा है 1 लाख से आराम से भारतीय जनता जीतेगी, क्योंकि लोग अब फ्री होकर वहां पर वोटिंग करने जा रहे हैं। एक और प्रकरण हुआ, उसकी भी बात करना जरूरी है। आप सबने देखा था, आसनसोल की मैं बात कर रहा हूं। मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा आसनसोल में। यहां धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़े जो नए नियम शुभेंदु अधिकारी ने लागू किए हैं, उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ था, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी।
नाराज भीड़ ने जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया था। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। यहां पर मजहबी नारे लगाए गए थे। अब इन सब पर एक्शन शुरू हो गया है। 15 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उपद्रवियों से यूपी के तरीके में निपटा जाएगा, उन्हीं से नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। पुलिस चौकी में घुस एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। आप इमेजिन कीजिए पुलिस चौकी में भीड़ इस किस्म से घुस जाए और पुलिस वालों को पीटे, पुलिस वालों की गाड़ियां चलाए। और क्या मामला था, सरकार ने यह ऑर्डर निकाला, यूपी में भी ऑर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला हुआ है कि किसी भी धार्मिक स्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए, एक डेसिमल के ऊपर नहीं जाए, एक ऑडियो लेवल के ऊपर नहीं जानी। वो मंदिर पर भी है, गुरुद्वारे पर भी है, चर्च पर भी है और मस्जिद पर भी है। उसके खिलाफ ये काम हो रहा था। कई जगह लोगों ने खुद ही उतार दिए लाउड स्पीकर। लेकिन ये ऑडेसिटी की बात है, ये आप सरकार के इकबाल को, पुलिस की अथॉरिटी को चैलेंज ही नहीं कर रहे हो, मार रहे हो पुलिस वालों को। ये बताता है कि अपराधी तत्व के हौसले कहां हैं बंगाल के। ये सोचिए कि ममता राज होती तो क्या उनको ये भी करने की जरूरत पड़ती, और ये कर देते तो उनको कौन क्या बिगाड़ लेता। नहीं, मुझे लगता है आदत बिगड़ती है तो सुधरने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता है किसी की आदत बिगड़ी रहे तो अचानक सुधर जाए। ये लोग भी बिगड़े हुए लोग हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी नो नॉनसेंस पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काम कर रहे हैं। साफ साफ उन्होंने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा, पर्सनल वेंडेटा ये सब हम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, इस तरह का काम करेंगे, उनको किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, 4 बार ऐसे गुंडों का घर कुर्क करके, उनको नीलाम करके या उनके खाते से पैसा जब्ती करा के आप कर लीजिए, देखिए उनकी हैसियत समझ में आ जाएगी। वो सड़क पे आ जाएंगे, औकात पे आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पर यह भी आप करिए। जरूरत पड़े तो आपको जो बुलडोजर चलाना है वो भी चलाइए। और मैं तो मतलब कल भी मैंने ये बात कही थी, दोबारा कह रहा हूं कि अंग प्रत्यंग से लाउड स्पीकर बजना चाहिए। ये पुलिस काम करे, क्योंकि ये आप कैसे हाथ लगा सकते हैं? फिर तो ये तो मतलब ये तो कहते हैं ना कि उस लेवल पे चला गया जहां कल्पना ही नहीं है ना, तो इसमें तो कोई छोड़ने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए।